हमारे 5 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सांसे और मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि कराची में NA 249 में ज़िम्नी इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। फैसल वावडा के सेनेटर बनने के बाद ये नशिस्त खाली हुई है। तहरीक इंसाफ ने अमजद आफरीदी को टिकट जारी किया है, जिस पर पार्टी में फूट पड़ चुकी है और इस इलाके से मुंतखब MPA मलिक शहजाद अवान ने खुलकर इसका इजहार भी किया है। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल यहां से मैदान में उतरे हैं। कराची के इस मार्के पर सबकी नजरें हैं। इसी पर बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कादिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत ही अहम मार्का है, यकीनी तौर पर आपकी पार्टी के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अहम होगा। मंदोखेल साहब बताइएगा कि पार्टी इस वक्त क्या इस हवाले से हिकमत अमली तय कर चुकी है? बहुत शुक्रिया, तफसील को बता चुके हल्के से। हिकमत अमली तो पार्टी की ये है कि इलेक्शन से पहले भी 42 करोड़ की पानी का लाइन दी 34 और 35 का, और उस वक्त भी लगभग 1 अरब रुपए के तरक्याती काम इस हल्के में पीपल्स पार्टी करा चुकी है। और इलेक्शन के बाद भी अभी तक कम से कम 1 अरब रुपए से मजीद हम काम कर चुके हैं, जहाँ रोड है, पानी है, सेवरेज वगैरह। और ये बात आपको याद दिलाता रहा हूँ कि 1988 के बाद पीपल्स पार्टी के पास ये सीट नहीं रहे, क्योंकि ये नया सीट है 2 टुकड़े पे, लेकिन मेन जो बल्दिया का एरिया है यहाँ से पीपल्स पार्टी का 88 के बाद से कोई MNA MPA नहीं आया। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने मुसलसल वहाँ पे काम किए और अभी तक कराते आ रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है तो ये काम रुक गया है। अदरवाइज ये शेड्यूल से पहले भी हमारे मुख्तलिफ इलाकों में प्रोजेक्ट्स जो है वो चलते आ रहे थे उसमें। तो यकीनन पीपल्स पार्टी लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन सवाल फिर ये होगा, अब फिर वही रोना होगा 18वीं तरमीम का, कि चूंकि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। अब अगर मैं कहूँ तो मुस्तफा कमाल साहब भी मैदान में उतरे हैं, CNP वाले भी उतरे हैं, दूसरे भी है, मुफ्ता इस्माइल साहब भी उतरे हैं। तो इस सूरत में में फिर वही कहेंगे सूबाई हुकूमत की तरफ उनकी नजरें होंगी। तो अवाम अब जग चुकी है, होशियार हो चुकी है, उनको पता है कि यहाँ सूबाई हुकूमत के अलावा कोई काम नहीं कर सकती है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि लोगों का रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ है। ठीक है, कादिर खान मंदोखेल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। अजीजुल्लाह आफरीदी हमें ज्वाइन किया है, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत अहम मौका है, PTI ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखें, यहाँ पे जो हल्का है ये PTI जो है, मुझे तो बताया गया था कि आपका सवाल होगा कि वो बीच में जो हो रहा है तो अपना फैसल वावडा ने वहाँ पर काफी काम शुरू किए हैं, काफी खुशियों में वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, रोडें बन रही हैं। और इनकी बात मंदोखेल साहब की बात जो उन्होंने अभी की है, ठीक है पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत है, लेकिन इनसे ये पूछिए कि वहाँ पे इस वक्त हालात ग्राउंड पे क्या है। पीपल्स पार्टी तो सूबाई हुकूमत कल से तो नहीं है ना, ये तो हमेशा से सूबाई हुकूमत यही रही है। लेकिन आप जरा 249 के हालात देख लें कि वहाँ पर आज तक कौन सा तरक्याती काम हुआ है, कौन सी रोडें बन गई हैं, कौन से स्कूल सिस्टम सही चल रहा है, कौन से गार्बेज सिस्टम सही हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। ये अभी अगर इलेक्शन के लिए ये 2-4 काम कर ले तो दैट इज नॉट द थिंग। इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि इंशाल्लाह वफाक इस पे काम भी कर रही है, कराची के लिए पैकेज भी ला रही है। उसमें थोड़े से हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद है कि टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये बता दीजिएगा कि पार्टी में तो फूट पड़ चुकी है टिकट दिए जाने पर, तो ऐसा क्या है, यकीन दहानी आपकी जानिब से भी कोई करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, और क्यों इतना मामला ये बड़ा बन गया है PTI में? देखिए, पार्टी में जो फूट है, अगर आप इस वक्त PMLN में देख लें तो वहाँ की भी जो लोकल तंजीम है, उनका दिल नहीं था कि मिफ्ता इस्माइल साहब को दे, उनका भी दिल यही था कि वहाँ का लोकल बंदा है। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी में मंदोखेल साहब जो हैं वो बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ कि इन्हीं की काविशों से, इनकी मेहनत थी, इन्हीं केस लड़ा, फैसल वावडा को जो है वहाँ पे केस किया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में। लेकिन अगर तो PDM के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी कल इनसे कहती है कि आप बैठ जाएं, तो ये क्या करेंगे?
देखिए ये सारी चीजें पार्टीज में होती हैं, सारी पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, उसमें इख्तिलाफात भी आते हैं और इसके पार्टी के अंदर जो चीजें होती हैं वो ये सारी चीजें पार्टी में होती हैं। आफरीदी साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक राय के लिए इकदाम भी तो किए जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन के अरकान का जब टिकट दिए जाने के लिए चुनाव हो रहा था उसमें भी पार्टी पे फूट पड़ी और उसमें भी खुल्लम खुल्ला इस बात का इजहार किया गया। अभी एमपीए मलिक शहजाद अवान साहब हैं, वो खुलकर इजहार कर रहे हैं, तो पीटीआई क्यों नहीं इकदाम करती कि जहां पर इस तरह की फूट पड़ी है वहां पर क्यों ये आवाजें आ रही है और मुसलसल कोई एक बार तो नहीं आ रही है? कोई मेरे ख्याल में हर बार ये होता है जब भी कोई चुनाव होने जाता है। देखिए जी, मलिक शहजाद साहब उधर के एमपीए हैं, उसी इलाके के एमपीए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होंगे और मेरे ख्याल में पार्टी को करने भी चाहिए और पार्टी करेगी भी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, उनके साथ बैठे और उनके जो कंसर्न है, लेकिन वो पार्टी के अंदर का मामला है। मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि मेरे बात करने से पहले पार्टी उनके पास जा भी चुकी होगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी करेगी। ठीक है, तो टिकट देने से पहले ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर क्यों नहीं किए जाते हैं? इसकी क्या वजूहत सामने आती हैं कि टिकट देने के बाद ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते और उसके बाद जो इख्तलाफात हैं वो सामने आते हैं, जिसपे पार्टी का भी काफी असर पड़ता है? आप क्या समझते हैं कि पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, टिकट देने से पहले जो है वो एक कमेटी बिठाई जाती है, मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद टिकट दिया जाता है? नहीं, देखिए जी, ख्वाहिश हर बंदा रखता है। आई एम श्योर कि अभी अगर आप मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के या एमक्यूएम के जितनी भी लिस्टें उठाएंगे तो काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा और वो भी इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, उनकी भी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई होंगी, फिर कुछ लोगों ने कहा होगा कि नहीं हम फिर भी जमा कराते हैं और उसके बाद फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आए होंगे। मलिक शहजाद साहब ऑलरेडी एमपीए हैं, तो ये एक फैसला अमूमी हो गया कि नहीं, ऑलरेडी सिटिंग एमपीए या सिटिंग पार्लियामेंटेरियन को टिकट नहीं देना, ये उसूली फैसला है। तो उस पर शायद वो डिसएग्री करे और पार्टी एग्री करे और उनको मनाए भी। इसी तरह जो है वो हर पार्टी में देखें, पार्लिमानी बोर्ड का प्रोसेस हर पार्टी में गुजरा होगा, हर पार्टी के लोग कमेटी बैठी होगी, उसके बावजूद। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मंदुखैल साहब, आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देंगे? हमने देखा है कि पीटीआई में हमेशा टिकट के बाद जो है वो इख्तलाफात सामने आते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अजीजुल्लाह अफरीदी साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये तो माना कि फैसल वाडा को यहाँ से भगाने में मेरी किरदार है। 2 साल 9 महीने मैंने जदोजहद की है एशियन हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में। लेकिन उसके बाद दूसरी बात मैं ये करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म भरे गए पीपल्स पार्टी की तरफ से वो किसी ने मेरे मुखालफत नहीं की है, बल्कि मैंने अपने छोटे भाई बैरिस्टर मसूद खान को कवरिंग कैंडिडेट और मेरे अपने जूनियर वहीद शाह को मैंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर रखा है। किसी पीपल्स पार्टी की किसी ओहदेदार किसी जिम्मेदार ने मेरे मुकाबले में कागजी जमा नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर मैं पीटीआई को देख लूं, इनके आपस में 14 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे। अब 14 लोगों में जो अमजद अफरीदी साहब को टिकट दिए गए है, कोई जिले का सदर है, ठीक है, मैं उस चीज को मानता हूँ, जिले का सदर है और मिडिल क्लास का आदमी है, ये भी मानता हूँ। लेकिन फिर क्या वजह है कि इसी सीट एनए के नीचे जो सीट है, जो PS 116 मलिक शहजाद अवान साहब है, उन्होंने जो लेटर लिखा और उसमें लफ्ज ये लिखा है केपेबल, कि ही इज नॉट केपेबल फॉर दी इलेक्शन। अब केपेबल का लफ्ज देंगे एडवोकेट, अगर आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता दूं तो बड़ी खतरनाक उसके नतीजे होते हैं, बड़ी खतरनाक और गलत अल्फाज है। अब आप मुझे ये बता दें कि जब पूरा पार्लिमानी बोर्ड में अमजद अफरीदी सबको दिए और अमजद अफरीदी के नीचे जो MP है मलिक शहजाद अवान और वो उसके बारे में ये ख्यालात और ये अल्फाज है, तो आपको इनकी अंदर। फिर दूसरी बात, उससे उन्हें लकानी साहब है, वो उनके बारे में सुना है कि वो आजाद लड़ेंगे। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल तो आप इस चीज की निशानदेही करें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी का एक अकलौता कैंडिडेट और जो कि बिला मुकाबला है और दूसरी तरफ इनकी 14 लोग। चलो कल का अगर ये अमजद अफरीदी को बरकरार भी रखते हैं तो क्या होगा? मुमकिन है कि ये पीपल्स पार्टी के लिए तो अच्छी बात ही हो ना, अगर पार्टी में इतनी फूट होगी तो हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आप ये मानते हैं जिस बात को अभी अजीजुल्लाह अफरीदी साहब ने तस्लीम किया, तो उनकी दूसरी बात को भी मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहीं कराची के अंदर काम नहीं किया और हमेशा इख्तियारात का रोना रोया है। और वो ये कहते हैं कि जिस हल्के में मैं हूँ, जिससे पहले फैसल वाडा साहब थे, जहाँ नशिस्त खाली हुई है, उसमें पीटीआई ने बड़ा काम कराया। जी जी बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जो NA 249 में फैसल वाडा साहब और मलिक शहजाद अवान साहब ने चौकिंग की है कि 43 करोड़ का वहाँ पे तरक्याती काम ने शुरू किया है। उसके 43 करोड़ में 100 फुट का रोड को उन्होंने 20 फुट का कारपेटिंग किया, यानी बीच में पट्टी बनाई, इंक्रोचमेंट को दावत दी है। उनको मैंने सिंध हाई कोर्ट में
पिटीशन के जरिए मैंने चैलेंज की है कि 43 करोड़ का नहीं, ये सिर्फ 15 करोड़ का काम है और 15 करोड़ का भी वो बारिश में पाक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अजीजुल्लाह अफरीदी साहब चूंकि खुद वो चेयरमैन भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे और ये भी अपना काम बता दे। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि 42 करोड़ का सिर्फ यूसी 34 और 35 का बिलावल साहब ने पानी का लाइन दिया है। उसके अलावा अगर मैं रोड A25 का स्टॉप, क्योंकि आप वाकिफ नहीं हुआ अजीजुल्लाह अफरीदी साहब अच्छी तरह समझ रहे या मेरे राज्य के कोई लोग सुन रहे होंगे, A25 का स्टाफ, खैबर कॉलोनी का स्टाफ और इसके अलावा जो कबाइल मस्जिद का, यानी कम से कम 1 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम इस वक्त हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद जो है ना वो पाइपलाइन में है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने काम नहीं किया, और हमने तो उस वक्त भी किए और ये जानते हुए भी कि 1988 के बाद हमारा कोई नुमाइंदा इस एरिया में नहीं है, उसके बावजूद हमने काम किए। और फिर ये भी अजीजुल्लाह अफरीदी साहब मानेंगे कि फैसल वाडा साहब जो यहाँ से जीते गए हैं या जिताए गए, वो इलाके में 1 मरतबा आया था और 1 मरतबा भी जब लोगों ने बोला कि आप पानी के वजीर हो, आपने पानी का वादा किया, तो उन्होंने अपनी गार्ड को बोला कि मेरे लैंड क्रूजर से मिनरल वाटर की बोतल ला के दो, यानी तोइन की है। दूसरी तरफ मैं हूँ जो मुसलसल इलाके में मौजूद हूँ, हर गमी खुशी में, हर काम में, और जो सूबाई हुकूमत हो सके तरक्याती काम हम करते आ रहे हैं और करेंगे और आइंदा भी करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा, इसका जवाब अजीजुल्लाह अफरीदी से हम लेते हैं। अजीज साहब ये बताइएगा कि मधुखैल साहब कह रहे हैं कि आपने अपने दौर में क्या क्या काम किए हैं, और फैसल वावडा पे उन्होंने ये कहा है कि वो 1 दफा उस इलाके का उन्होंने दौरा किया है और जितने भी मसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं किए गए। आप क्या कहेंगे, आप अपने काम गिनवाएंगे कि आपकी जो है पार्टी ने कितने काम किए हैं? जी थैंक यू मंदुखेल साहब को मेरी गुजारिश है कि मैं चेयरमैन रहा हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए, जब जब चेयरमैन साहब जो है वो हज पे गए थे और शुरू में कोई 15-20 दिन में रहा हूँ। मेरे पूरे टेन्योर में जो हमें सिर्फ 2 साल का टाइम मिला था, 46 यूसियाँ थी, जिसमें से सिर्फ इनकी 10 यूसियाँ जो बल्दिया की आती हैं, उसके अलावा मेरे पास 36 यूसीज और थी। और अगर ये देखें तो ये इसको एडमिट करेंगे कि हमारे पास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारे काउंसिल में कभी जो है अपोजिशन लीडर इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने बड़े मसावात से जो फंड जिस यूसी को बिल्कुल पार्टी का लिहाज नहीं किया था, हर एक वाइस चेयरमैन को इक्वल बेसिस पे फंड दिया था। अगर मेरे अपने यूसी में 5 करोड़ का काम हुआ है तो हर यूसी में 5 करोड़ का काम हुआ है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी सफाई पेश करना चाहूंगा। दूसरा, इन्होंने पानी का बोला 1 अरब रुपए, बहुत जबरदस्त बात इन्होंने की। आप जरा किसी को उधर ले लें बल्दिया टाउन में और उनसे पूछे कि क्या 40 दिन से पहले वहां पर नलकों में पानी आता है। ये 1 अरब रुपए का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बताया, मुझे नहीं पता कि वो पानी कहाँ आता है, कौन से वाले जगह पे आता है। मुझे जरा बल्दिया में बता दें कि किस जगह पे रोजाना बेसिस पे बुनियादों पे पानी आ रहा है। फिर जहाँ पे इन्होंने बात की, देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल ये K4 का जो सिस्टम है वो भी इनसे जरा पूछ लें कि वो क्यों उसके डिजाइन में फर्क था, किसने ये डिजाइन किया, कराची को पानी क्यों नहीं मिल रहा, सिस्टम में क्या खराबियां हैं, किसकी वजह से हैं। ये सारी बातें देखें, कागजों पे अरबों रुपए लगाना इज वन थिंग और प्रैक्टिकली जो है वहाँ पे देख के हालात देख के देखना। जहाँ पर इन्होंने फैसल वावडा साहब की बात की है तो बिल्कुल जो वहाँ का MNA हो, हर जगह का, हम अपनी पार्टी में भी उसकी आवाज उठाते, अगर वो अपने हल्के में नहीं जाते तो वो बिल्कुल कोताही है और हमें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। अगर वो मिनिस्टर भी बने, कुछ भी बने, अपने हल्के में उनका जाना फर्ज है, बिल्कुल जाना चाहिए। साहब के फैसल वाडा साहब बहुत काम कराई हैं, सड़कें भी बनवाई हैं, अब आप कह रहे हैं कि अगर गलती कोताही हुई है तो इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं गए, देखिए काम कराने के लिए उनका होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो हल्के में नहीं गए, गमी खुशी में नहीं जाते हैं, ये इनकी गलती है और मेरे ख्याल में यही शायद वजह है। बहुत शुक्रिया। अजीजुल्लाह अफरीदी साहब रहनुमा पीपल्स PTI हमारे साथ मौजूद थे और कादिर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार भी हैं वो, और उनका यही कहना था कि चूंकि एक दफा फिर से जब इलेक्शन आएगा तो एक दफा फिर से हम देखेंगे 18वीं तरमीम का रोना रोया जाएगा, लेकिन एक सूबे में हुकूमत रखती है, एक विफाक में हुकूमत रखती है, दोनों ही इख्तियारात का अगर रोना रोएंगे तो मसाइल का हल कौन देगा, ये एक सवालिया निशान है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि डहरकी में कायम निजी खाद फैक्ट्री पर जिला इंतजामिया की टीम का छापा, SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि खाद फैक्ट्री में कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा था, समाजी फासले और मास्क के बगैर काम हो रहा था। 8 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, इब्तदाई सनती इदारों से ही की गई है और तमाम सनती इदारे कोरोना SOPs पर अमल करें वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली बाबर खान मूसा खेल एक रोज़ा दौरे पर मीरपुर माथेरो पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की हैं। आज न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात अब पहले से बहुत बेहतर हैं और हमारी कोशिश है कि आवाम से किए गए वादे पूरे करें। उनका कहना था कि हर साल सिंध का दौरा करते हैं, जहाँ पर आबाद अपने कबाइल के मसाइल मालूम करके उनको हल करने की कोशिश की जाती है। कनकोट से आपको खबर दें कि कनकोट में सहले पट के सहाफ़ी अजय लालवानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया गया। सखर की तहसील सालेपट में 2 रोज कबल नौजवान सहाफ़ी अजय लुलानी के कत्ल के खिलाफ कनकोट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकर्ररीन ने प्ले कार्ड हाथों में उठाकर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अजय लुलानी के कातिलों को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और दूसरे जो इदारे हैं उनको ये अपील कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शिकारपुर में और अभी सालेपट में अजय लालवानी को कत्ल किया गया है। ये कत्ल का सिलसिला रुक नहीं पा रहा, लेकिन हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आए रोज सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं। सहाफ़ी रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आरिफ वाला में देरीना दुश्मनी पर 2 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दोनों कचहरी में पेशी पर आ रहे थे। आरिफ वाला में तरकनी रोड पर दरीना दुश्मनी पर 2 रिश्तेदार नौजवानों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों नौजवान आपस में कजन थे। साजिद अली और बाबर अली कचहरी में पेशी पर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस खानदान के अपने ही गाँव 72 EB के रहायशी मुखालफिन से दुश्मनी थी, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। पुलिस मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे मार रही है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर ने लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। एक दफ़ा फिर आपको बताएं, इस पर अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर मोटरवे रेप केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने फैसला सुनाया है। बिल्कुल अहम खबर से आपको आगाह करें हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला सामने आ गया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला सामने आ गया है। मुजरिम आबिद और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है और मुजरिम आबिद और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। ATC के जज अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है। दोनों मुजरिमान की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया गया है। ATC के जज अरशद हुसैन ने यह फैसला सुनाया है। मुजरिम आबिद मलही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई है। लाहौर मोटरवे रेप केस जिसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई थी और उसके बाद कई रोज तक जो मुजरिमान थे उनकी तलाश जारी रही और बड़ी मुश्किल से एक गिरफ्तारी अमल में आई जिसका केस चल रहा था। आपको बताते चलें इसका फैसला आ गया है। इस पर मजीद भी जानते हैं। अतीक मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। इंतज़ामी दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन बूटा ने कैंप जेल में केस का फैसला सुनाया है, जिसमें मुल्ज़िम आबिद मलही और शफकत अली को जो है वो सजाए मौत का और तमाम जायदाद जब्त करने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने जो है वो 18 मार्च को वकला के तमाम हतमी दर्ज सुनने के बाद जो है फैसला महफूज किया था और आज जो है वो तकरीबन कुछ देर कब जो है वो अरशद हुसैन बूटा जो है इस केस पर फैसला सुनाया और फैसला सुनाने के बाद जो है वो कैंप जेल से रवाना हो गया है। आपको बताता चलूँ तो 20 सितंबर 2020 को जो है ये वाक़या पेश आया था गुजरपुरा के इलाके में, जहाँ पर एक 2 शख्स ने जो है वो एक खातून को जाति का निशाना बनाया था और उसके बाद जो है वो पुलिस ने मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया गया था, जिसमें दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो उसका फैसला महफूज करने के बाद आज जो है वो उसको हतमी तौर पर जो है वो सजाए मौत और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ जो है वो अदालत ने मुकदमे में 37 गवाहान के बयान जो है वो कलमबंद किए थे और गवाहों में मुतासरा खतून और मुकदमा मुद्दई का बयान भी जो है वो कलमबंद किया गया था। जी आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर मोटरवे रेप केस का फैसला आ गया है। मुजरिम आबिद
और शफकत को सजाए। अरशद हुसैन ने ये फैसला सुनाया है और दोनों मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया है। अतीक, जैसा आपने बताया कि दोनों मुलजिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया गया है, मजीद क्या केस में पेश सामने आई, बताइएगा। जी बिल्कुल, 11 सितंबर 2020 को चूंकि ये वाकया पेश आया था और ये बिल्कुल ही अलग नोयत का वाकया था, जिसमें मोटरवे पर जो है वो खातून के साथ खातून को जाति का निशाना बनाया गया था और ये मामला जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ काफी हद तक जो है वो वायरल हो चुका था, जिस पर पंजाब पुलिस ने जो है वो वाकये के नोटिस देते हुए तमाम मुलजमान जिसमें से 2 शफकत नली और अहमद को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और आज जो है वो इस केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है। इस केस में जो है वो क्योंकि 18 मार्च को ये फैसला महफूज किया गया था और आज तकरीबन सुबह का वक्त बताया गया था जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब से कुछ देर तक जो है वो जज अरशद हुसैन भुट्टा जो है जेल पहुंचे और उन्होंने जो है वो तमाम जो हतमी दलाइल थे वो सुने थे और आज जो है वो दोनों मुलजमान को जो है वो पेश किया गया था और तमाम दोनों मुलजमान को जो है वो उनके सामने जो है फैसला सुनाया गया था, जिसमें दोनों मुलजमान को जो है वो सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है और उनकी जो जितनी जायदाद थी वो भी जब्त करने का जो है वो हुक्म दिया गया था और अभी जो है वो जो अहले खाना थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनको जो है वो अंदर ले जाया गया था, में उनको जो है उनकी मौजूदगी में भी ये फैसला सुनाया गया है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले पर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अतीक ये बताएगा कि इसके चलान में कुल कितने गवाहों के बयानात जो है वो शामिल किए गए हैं? इस केस में जो है वो 37 गवाहान के बयानात जो है वो कलमबंद किए गए थे और ये केस जो है वो तकरीबन 8 माह तक जो है वो अदालत में चल रहा था और इस केस में जो है वो खातून मुतासरा खातून जो थी उसके बयानात भी कलमबंद किए गए थे और जो मुद्दई थी मुकदमा का उसके बयानात भी जो है वो कलमबंद किए गए थे और तमाम हतमी दलाइल सुनने के बाद जो है वो 18 मार्च को इस केस का फैसला जो है महफूज किया गया था और दोनों जानब के दलाइल जो है वो दिए गए थे और दलाइल सुनने के बाद जो है वो अदालत ने इस तमाम तर वाक़े का जो मुकदमा था वो महफूज किया है। और सलीम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आपसे मज़ीद भी जानेंगे। सलीम, आपकी जानिब आ जाते हैं, यकीनी तौर पर बहुत ही अवेटेड ये फैसला था जो कि आज सुना दिया गया है और इस नौयत का वाक़या इससे पहले कभी ना सुना ना समझा गया और यहाँ तक गिरफ्तारी तक अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था ये केस, उसके बाद ये बहुत ही आम फैसला समझा जा रहा है। सलीम, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वाक़े को जो है बिल्कुल कवर भी किया गया है। मैं खुद जो है वो जहाँ पर ये हुआ था उस वाक़े पर गया भी था और जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी अहम थी, बल्कि इसके साथ साथ जो फोरेंसिक के अदारे हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने डाटा जो इकट्ठा किया उसके साथ जो वो मैच किया, उसके बाद जो है वो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो छापे मारे मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन उनको कई छापों में जो है नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार जो है वो मुलजिम को जो है पुलिस ने अपने जाल में फंसा लिया था और उनको मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जो है आज जो ये अदालत ने फैसला दिया है, ये फैसला भी जो है वो बहुत अच्छा फैसला जो है वो समझा जा रहा है, क्योंकि इस दहशतगर्दी की अदालत में ये फैसला सुनाया गया है और इसके बारे में जो है जो मुलजम को दोनों मुलजमान को सजाएं दी गई हैं, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी सजाएं हैं। और जो इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि खातून के साथ जो ज्यादती की गई थी बच्चों की मौजूदगी में की गई थी और बच्चे जो है वो खातून भी खौफजदा रही और बच्चे भी जो है वो खौफ का शिकार रहे, लेकिन जो इसमें पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर जो पंजाब पुलिस और फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसके किरदार की वजह से जो है मुलजमान जो है वो ट्रेस हुए, गो के देर से ट्रेस हुए थे। हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल केस के बावजूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शवाहिद होने के बावजूद जो है मुलजम जो है जैसे ही पुलिस पहुंची थी तो मुलजम जो है अपना ठिकाना बदल लेता था या उसको पहले से इतला मिल जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस को जो है काफ़ी देर तक सलीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अतीक से इस हवाले से मजीद जानते हैं। अतीक, तमाम तर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है, क्या इसके अलावा कोई जुर्माना भी अदा करना होगा? अतीक से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। सलीम, ये बताएगा, फैसला तो सुना दिया गया है, बड़ी देर से इस फैसले का इंतजार था और ट्रायल यकीनी तौर पर बहुत तेज था। जितना वक्त हमने गिरफ्तारी में जो एक ड्रामा क्रिएट होता रहा उतना वक्त ऐसे ट्रायल चलने में बड़ी अच्छी बात है और फैसला भी बड़ा अच्छा सामने आया। ये बता दीजिएगा कि क्या खबरें आ रही हैं, क्या जुर्माना भी कोई आयद करना होगा? मुलजिमान की जायदाद तो जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। जी, अभी तक तो जो फैसला है उसके अंदर यही है कि जायदाद जब्त की जाएगी और सजाए मौत होगी, लेकिन क्योंकि तहरीरी फैसला जो
آئے گا اس کے اندر تمام ڈیٹیل ہوں گی، اور تحریری فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں بعض کا جو ہوتا ہے بہت دیر سے بھی آتا ہے، جس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سزا ہوئی ہے اور کتنا جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ سزا جو ہے وہ کب سے شروع ہوگی۔ یقیناً سزا جو جب سے یہ گرفتار ہوئے ہیں تب سے اس سزا پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہوگا، اور اب لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جو کیس ہے اس پر جو ہے آگے جا کے جو ہے مزید عدالت میں اس کو جو ہے پرسو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً جو ہے ملزمان کے پاس اس کا حق موجود ہوتا ہے کہ ایک کیس ایک عدالت کے بعد جو ہے اس کیس کو جو ہے اگلی عدالت میں جو ہے اپیل کی جا سکتی ہے، اور تاہم میں یہ بھی بتا دوں کہ دونوں جو مجرم ہیں ان کو 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے سلیم شیخ، ہم نے دیکھا ہے کہ 9 ستمبر کو یہ لاہور میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور آج جو ہے وہ تاریخ ہے 20 مارچ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاخیر سے فیصلے کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے کافی تاخیر ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بڑا مین اسٹریم کے اوپر جو ہے یہ خبر سامنے آ چکی تھی، اور اس پہ جتنے بھی وزراء تھے انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر رد عمل دیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عدالت کو یا حکومتی وزراء کو کیا حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئے روز ایسے واقعات تو ہو ہی رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر جلدی فیصلے لینے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ قوانین میں ترمیم کرنا پڑے گی، لیکن کیونکہ کئی فیصلے ایسے ہیں جو برسہ برس بھی چلتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، اور 6 ماہ کے عرصے میں جو ہے فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اس کو ہم اسپیڈی ٹرائل ہی کہیں گے، کیونکہ ملزم جو ہے وہ گرفتار ہونے میں بھی تو ٹائم لگا، اور اس کے بعد جو ہے شہادتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ملزمان کے بیان ہوئے ہیں، جو موقع پہ تھے پولیس والوں کے بیان تھے، اور اس کا پروسیس جو ہے وہ اسپیڈی ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن مزید جو ہے قانون میں گنجائش موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ قوانین میں ترمیم لانی پڑے گی، تاکہ جو ہے ایسے اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کی عدالتیں الگ سے بنائی جائیں، اور الگ سے جو ہے ان کے اسپیڈی ٹرائل کیے جائیں، تاکہ آئندہ سے جو اس قسم کے ملزمان ہیں وہ ایسی حرکت نہ کر سکے، اور نہ ہی کسی خاتون کو جو ہے وہ سلیم فیصلے میں کیا سامنے آ سکا ہے کہ جو کوتاہی ہم نے انیشلی دیکھی، کوتاہی کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا جو ہمارا فورینزک سسٹم ہے اس میں بہت سارے ریکارڈز نہیں تھے، کئی ڈی این اے ٹیسٹ کروانے پڑے، اور اس کی وجہ سے بہت تاخیر بھی ہوئی، اور اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو اس میں کسی کی غلطی نظر نہیں آئی، لیکن سسٹم کی جو سستی ہے، بہت ساری چیزوں کو جو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا ان کو بھی تو لائن اپ کرنا، ان کو بھی الائن کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تمام تر سماعتوں میں اور جب تک فیصلہ آیا اس پر نظر ثانی کے لیے کچھ کہا گیا ہے کہ اس پر بھی غور کیا جائے، اس سسٹم کو بہتر بنایا جائے تاکہ آنے والے ٹرائلز اور گرفتاریاں جلدی ہو سکیں؟ جی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے اور تفصیلی فیصلہ آنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے، اور جب فیصلہ تحریری آ جائے گا تو جو جج صاحب کے کمنٹس ہوں گے وہ بھی یقیناً ہم عوام کو بتائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فورینسک سائنس ایجنسی جو ہے وہ پنجاب کی وہ کافی حد تک وہ اپڈیٹ ہے، اور اس کے بعد سے جو بھی رپورٹ ہوتی ہے یا جو بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے تو وہ اس کا ایک ڈی این اے بینک بنا لیتا ہے، اور تمام جو ملزمان کا ڈی این اے بینک جو ہے وہ فورینسک سائنس ایجنسی میں موجود ہے۔ وہ کسی بھی قسم کا جو کرائم ہوتا ہے تو اس کا جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا بینک سے جو ہے وہ میچ کیا جاتا ہے، اور جب ڈیٹا بینک سے میچ ہو جاتا ہے تو پھر ملزم کو پہنچنے تک جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ ملزم جو ہے فلاں کیس میں بھی جو ہے وہ ملوث رہا ہے، تو لہذا اس کو پکڑنے میں پولیس کو آسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تاہم اگر کسی کا ڈیٹا بینک کے ساتھ وہ میچ نہ کرے تو پھر پولیس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر پولیس جو ہے وہ مزید جو جدید خطوط ہوتے ہیں اس کے تحت جو دیکھ کر وہ ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اب جو جتنی جدت آ گئی ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر اس جس ایریے میں کرائم ہوا ہوتا ہے وہاں کا جو ہے پورا فون کا ڈیٹا ریسیو حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس ڈیٹے کو الگ الگ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کون سے جو اننون لوگ ہیں وہ انہوں نے فون کو استعمال کیا اور پھر ان تک پہنچا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام ملزمان ہوں، عام شہری بھی جو ہے وہ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جدت تو آئی ہے، لیکن مزید جدت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی دے رہے تھے۔ عتیق ملک ہمارے نمائندے اے ٹی سی کے جج ارشد حسین نے فیصلہ سنایا لاہور موٹر وے ریپ کیس کا، اور مجرم عابد ملی اور شفقت کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। खबर दें आपको कि कराची में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसूजी की कोशिश करते हुए नौजवान की वीडियो वायरल होने का मामला है और जख्मी नौजवान दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया है। लवाहिकीन का कहना है कि साहिल की खुदकुशी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। ये वाकया जो कि कराची में पेश आया, जहां खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसोजी की कोशिश की थी एक लड़के ने और उसकी वीडियो जो थी वो वायरल हो गई थी। इसमें आपको बताते चले अफसोसनाक पेशरफ जो हुई है, जख्मी नौजवान दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया है और लवाहिकीन का कहना है कि साहिल की खुदकुशी की असल वजह हमें मालूम नहीं है। खबरों से इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।